Hello student, welcome to you all in BioPoint Fatehbad. In today's lecture we discuss about DNA replication. Before going over our topic DNA replication, what do you mean by replication? Replication क्या होती है? तो replication कोई भी मैं simple word में आपको explain कहूँ तो it is a simple copying, number of copies बनाना. Either this property is shown by both DNA and RNA. तो रेप्लिकेशन इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल जेनेटिक मटेरियल. लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई भी जेनेटिक मटेरियल हो, इधर द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए और आरएनए, दे मस्ट प्रोड्यूस ओन रेप्लिका. प्रायर टू सेल डिवीजन, जब भी कोई पेरेंट सेल से कोई डॉटर सेल बनता है तो एवरी टाइम जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो अपनी कॉपिंग करता जाता है, एंड दैट फिनोमिना इज सेड टू बी रेप्लिकेशन. तो इन टुडेज सेगमेंट वी डिस्कस अबाउट द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ DNA replication. Now before going over the DNA replication, first of all I recap the previous lecture कि जो DNA हेलिक्स है डबल स्टैंडर्ड हेलिकल मॉडल ऑफ DNA which is proposed by Watson and Crick, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज में मिला था. We already discussed the Watson and Crick मॉडल. लेकिन जो Watson and Crick मॉडल है it is totally based over the observation of Erwin Chargaff, who proposed equivalence rule and complementary base pairing rule, and the structure of DNA double helix is proposed over X-ray crystallography. किसके ऊपर based है? X-ray crystallography which is proposed by Wilkins and Franklin. तो यहाँ तक तो आपको क्लियर ही हो गया होगा कि DNA कैसा स्ट्रक्चर शो करता है डबल हेलिकल मॉडल, और जो ऑब्जर्वेशन थी कि क्यों वेटेज मिली वॉटसन एंड क्रिक को ही. हालांकि जो यदि आप देखें, यदि आप पूरी की पूरी मॉलिकुलर जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि जो वॉटसन एंड क्रिक था एक्चुअली जो उनका वर्क था इट इज बेस्ड ओवर द ऑब्जर्वेशन ऑफ अरविंद चारगफ एंड रोजलिंड विल्किंस एंड फ्रैंकलिन वर्क. लेकिन फिर भी डोमिनेटिंग वे में उन्हीं को क्यों आगे फॉरवर्ड किया गया, तो उसके पीछे सबसे बेसिक रीजन बताती हूँ. एक तो उन्होंने बिल्कुल ही एक्यूरेट वे में डीएनए के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से बेस पेयर अरेंज होते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर कितना होता है, डीएनए कैसे टर्नओवर होता है, कितने वन टर्नओवर में कितने बेस पेयर होते हैं, ये सब किन्होंने प्रूव किया था? वॉटसन एंड क्रिक ने. नाउ सेकेंड रीजन जिसके लिए उनको इतनी एमिनेंस मिली या आप कहें कि इतने फेमस हुए वो, दैट इज propose the concept of semi conservative mode of DNA replication. अब आप कहेंगे कि what do you mean by semi conservative? सेमी का मतलब हाफ, कि हर एक डीएनए के अंदर दो स्टैंड होते हैं. तो जब भी कोई डॉटर स्टैंड बनता है, डॉटर डीएनए डुप्लेक्स बनता है, तो उसमें एक ओल्डर स्टैंड होती है और एक न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड आती है. दैट मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज सेड टू बी सेमी कंजर्वेटिव. तो उनको प्रपोज किसने किया था बेटा? वॉटसन एंड क्रिक ने. दैट्स वाई सबसे ज़्यादा एमिनेंस या हम कहें कि ग्रेट इंपॉर्टेंस किनको दी गई साइंटिफिक वर्ल्ड में? वॉटसन एंड क्रिक को. तो बिफोर गोइंग ओवर द डीएनए रेप्लिकेशन माइनरी मैं आपको माइन्यूट अमाउंट में रिकैप करा देती हूँ कि डीएनए डुप्लेक्स किसने प्रपोज किया था? वॉटसन एंड क्रिक. वॉटसन एंड क्रिक इन 1953 proposed double helical model of DNA, proposed या give foundation of double helix model of DNA. एंड सेकेंड जिसकी वजह से उनको ज़्यादा ही प्रपोज गिव द प्रपोजिंग, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं किया था बेटा. ये वर्ड ध्यान से फोकस कीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ. दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर नेट एग्जाम कि सेमी कंजर्वेटिव मोड प्रपोज किसने किया था, बताया किसने था? वॉटसन एंड क्रिक ने. लेकिन उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किसने किया था? बहुत ही एलिगेंट साइंटिस्ट थे मेजल्सन एंड स्टॉल, उन्होंने प्रूव किया था. प्रपोजिंग मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एंड विच मैकेनिज्म बेटा? सेमी कंजर्वेटिव. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि सेमी कंजर्वेटिव मोड क्या था. तो सेमी कंजर्वेटिव मोड को एक्सप्लेन करने से पहले फटाफट आ जाएं, सिंपली मैं आपको डायग्राम समझाऊं. तो ये है बेटा डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, टू स्टैंड होते हैं डीएनए में. सिंप्लीफाइड मैं भी लीनियर मैनर में दिखा रही हूँ, इसको आप हेलिकल मैनर में बना सकते हैं. दिस इज ओल्ड स्ट्रैंड, पेरेंटल स्ट्रैंड, सिंपली ओ स्टैंड फॉर ओल्ड स्ट्रैंड. दिस इज पेरेंटल डीएनए डुप्लेक्स.
क्या प्रपोज किया था इन्होंने, वॉटसन एंड क्रिक ने? इन्होंने कहा कि ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, जब डीएनए रेप्लिकेट करता है तो दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाती हैं, बोथ स्ट्रैंड गेट सेपरेट आउट, दोनों स्ट्रैंड क्या हो गई, सेपरेट हो गई, एंड बोथ स्ट्रैंड बिहेव एज टेम्पलेट। तो बिफोर डीएनए अंडरगोइंग रेप्लिकेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए दैट बोथ स्ट्रैंड गेट सेपरेटेड आउट एंड बोथ स्ट्रैंड बिहेव as template. What do you mean by template? जिसके अकॉर्डिंग न्यू स्ट्रैंड बनेगी. Now both strand behave as template and undergo replication, and new two daughter DNA are produced, one with older strand and another with newly synthesized strand, and that mode of DNA replication is said to be सेमी कंजर्वेटिव. आप क्या देख रहे हैं कि जो पेरेंटल डीएनए डुप्लेक्स था, इट ट्रांसफॉर्म इनटू डॉटर डीएनए डुप्लेक्स. डॉटर डीएनए डुप्लेक्स. In daughter DNA duplex, you notice that one strand is older and another is newly synthesized, and that mode of DNA replication is semi-conservative. This concept first proposed by Watson and Crick, but not experimentally prove it. इन्होंने नहीं प्रूव किया. इस टाइम पे भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी आई. कुछ लोगों ने कहा कि DNA कंजर्वेटिव मोड ऑफ DNA रेप्लिकेशन को फॉलो करता है, कुछ ने कहा डिस्पर्सिव को फॉलो करता है, कुछ ने कहा कि सेमी कंजर्वेटिव को फॉलो करता है. तो फर्दर इसको प्रूव किया एक्सपेरिमेंटली मिजल्सन एंड स्टॉल, विच इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट आस्किंग क्वेश्चन इन सीबीएसई एग्जाम. 5 मार्क का क्वेश्चन आता है डायरेक्टली. तो एक बार फिर से अगेन आई रिकैप हियर. वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दी थी, जिनकी ऑब्जर्वेशन टोटली किसके ऊपर बेस्ड थी. यदि मैं कहूँ कि वॉटसन एंड क्रिक की जो ये डबल हेलिकल मॉडल थी, इट इज टोटली बेस्ड ओवर द ऑब्जर्वेशन ऑफ अरविंद चारगफ, जिन्होंने अलग अलग सोर्स से डीएनए को कलेक्ट किया और देखा कि प्यूरिन और पिरिमिडिन का अमाउंट क्या होता है डीएनए के अंदर, कांस्टेंट होता है फॉर एवरी स्पीसीज. और डीएनए शो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, दैट इज प्यूरिन फॉर्म बॉन्ड विद ऑलवेज विद पिरिमिडिन्स एंड पिरिमिडिन्स फॉर्म बॉन्ड विद प्यूरिन्स. ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का कॉन्सेप्ट, वाइस वर्सा, ये जो कॉन्सेप्ट दिया था वो किसने दिया था, अरविंद चारगफ ने. सेकेंड, इट इज बेस्ड ओवर एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड विच इज प्रपोज्ड बाय Wilkins and Franklin. तो आप क्या देख रहे हैं कि जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर था, जो कॉन्सेप्ट प्रपोज किया था, वो टोटली किसके ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड था, इन दोनों के. लेकिन फिर भी इनको एमिनेंस, या हम कहें कि इनको इतना ग्रेट इंपॉर्टेंस क्यों मिली साइंटिफिक वर्ल्ड में, क्योंकि इन्होंने क्या प्रपोज किया था बेटा, प्रपोजिंग मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव. उसमें उन्होंने क्या कहा कि दिस इज अ पेरेंटल डीएनए which first separated during DNA replication, and each DNA strand behave as a template, and according to template strand, newly DNA strand is synthesized and it follow complementary base pairing. तो इसे क्या बोलता है, यदि मैं पोलैरिटी रिकैप कराऊं तो पोलैरिटी इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम. डीएनए कैसा होता है बेटा अपना, एंटी पैरेलल. Structure is said to be anti-parallel with opposite polarity. Both strand behave as a template and it undergo replication, replica formation, and on the basis of किस principle पे based है, it is based over complementary base pair rule or it is based over complementarity. What do you mean by complementarity here? Again I recap here. A always form bond with thymine with 2 hydrogen bonding, and G always form bond with cytosine and vice versa with triple hydrogen bonding. This concept first proposed by Watson and Crick. This is the important question of your net. You must focus over it. कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं. जैसे ही सेमी कंजर्वेटिव का नाम आता है, बच्चे फटाक से टिक करते हैं मिजल्सन एंड स्टॉल, बट द कॉन्सेप्ट ऑफ सेमी कंजर्वेटिव वाज proposed by Watson and Crick but experimentally proved by Mizelson and Stoll. Now before going over the semi-conservative mode experimental proof, now come over the theoretical explanation of replication. Replication कितने types की होती है. Now before going over the experimental proof of DNA replication, first of all I theoretically explain the mode of DNA replication. तो सबसे पहले तो replication होती क्या है बेटा, how can you define replication? तो replication is simply said to be copying.
यदि हम रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए पढ़ रहे हैं तो कॉपिंग ऑफ डीएनए, रेप्लिकेशन ऑफ आरएनए पढ़ रहे हैं तो कॉपिंग ऑफ आरएनए। तो रेप्लिकेशन इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज which is not shown by any biomolecule except nucleic acid। डीएनए और आरएनए के अलावा कोई भी मॉलिक्यूल ऐसा नहीं है लिविंग वर्ल्ड में जो इस तरह की टेंडेंसी शो करता हो। तो इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल which involve copying or formation of replica prior to cell division. Prior to cell division, when parent cell divide to form to daughter cell, before each cell division the nucleic acid और genetic material must undergo replication, क्योंकि equal distribution करना है जेनेटिक मटेरियल का, तो दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज मस्ट शोन बाय न्यूक्लिक एसिड। नाउ कम ओवर मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अभी हमारा जो पूरा लेक्चर है इट इज टोटली बेस्ड ओवर प्रपोजिंग मैकेनिज्म एंड एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ सेमी कंजर्वेटिव। लेकिन उस टाइम पे जो साइंटिस्ट थे, कुछ साइंटिस्ट ने सोचा मे बी अलग अलग मोड डीएनए रेप्लिकेशन के होते होंगे, तो उसको किस तरह से मेजरसन एंड स्टॉल ने डिस्प्रूव किया था। तो नाउ कम ओवर मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो नाउ कम ओवर modes of DNA replication। सिंपली आ जाते हैं हम कि ये है डीएनए, पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड, ओ स्टैंड फॉर ओल्डर बेटा, यहाँ पे पेरेंटल स्ट्रैंड लिख लें, ओल्डर लिख लें, जो मर्जी लिख लें। दिस इज अ पेरेंटल डीएनए डुप्लेक्स। किस किस तरह का मोड ऑफ रेप्लिकेशन होता है, ध्यान से देखना। बोथ स्ट्रैंड गेट सेपरेटेड ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, हमेशा दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होती है, पूरी स्ट्रैंड सेपरेट नहीं होती है। ये मैं आपको मैकेनिज्म में एक्सप्लेन करूंगी कि डीएनए खुलता जाता है बिकॉज 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए इज प्रेजेंट इन ह्यूमन। यदि हम ह्यूमन जीनोम की बात करें तो वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड द लेंथ ऑफ डीएनए, तो 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए को एक साथ खोलना पॉसिबल नहीं होगा, इट इज़ हाईली प्रेजेंट इन कॉइल्ड फॉर्म। तो डीएनए खुलता जाता है और उसकी रेप्लिका बनती चली जाती है, लेकिन बोथ स्ट्रैंड बिहेव एज अ टेम्पलेट, कि दोनों स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें एक से कितनी कॉपी चाहिए, 2 कॉपी। तो यदि डीएनए सेपरेट होती है स्ट्रैंड, उसके अकॉर्डिंग न्यू स्ट्रैंड बनती है और वापस से ओल्डर स्ट्रैंड रीयूनाइट हो जाते हैं और न्यू स्ट्रैंड रीयूनाइट हो जाते हैं। तो किस तरह का डुप्लेक्स बना, ध्यान से देखें। बोथ स्ट्रैंड गेट सेपरेटेड, क्लियर, बोथ स्ट्रैंड गेट सेपरेटेड and participate in replication and 2 DNA copies are produced, 2 DNA copies are produced, older strand get reunite and new strand get reunite। तो आप देख रहे हैं कि 2 कॉपी तो बन गई, इसी के अकॉर्डिंग न्यू वाली बनी है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर, लेकिन जब डीएनए खुला तो उसके अकॉर्डिंग नई कॉपी बनी और वापस से ओल्डर स्ट्रैंड क्या हो गए, रीयूनाइट हो गए। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो न्यू स्ट्रैंड बना है कंजर्वेटिव, एज इट इज न्यू बना है, किसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, ओल्डर स्ट्रैंड। तो दैट मीन्स न्यू स्ट्रैंड्स आर प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर ऑफ ओल्डर स्ट्रैंड एंड दैट मोड इज सेड टू बी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। नाउ कम ओवर द सेकेंड मोड, बोथ स्ट्रैंड गेट सेपरेटेड ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। अब आप देखें कि स्ट्रैंड सेपरेट हो गई दोनों की दोनों, और दोनों के अकॉर्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर के अकॉर्डिंग न्यू स्ट्रैंड्स आर सिंथेसाइज्ड। तो जो डॉटर स्ट्रैंड बनी, यदि आप देखें यहाँ पे डॉटर डीएनए डुप्लेक्स बना, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डॉटर डीएनए, दिस इज ओल्डर स्ट्रैंड एंड दिस इज न्यूली सिंथेसाइज्ड। इस जनरेशन में देखें आप, दिस इज डॉटर जनरेशन, दिस इज पेरेंटल एंड दिस इज डॉटर जनरेशन। यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 डीएनए बना, एक न्यूली सिंथेसाइज है कंप्लीट और एक कंप्लीटली किससे रिजेंबल कर रहा है, ओल्डर से, पेरेंटल डीएनए डुप्लेक्स से। दैट्स व्हाई दिस मोड इज सेड टू बी कंजर्वेटिव, एज इट इज कंजर्व है डीएनए, एज इट इज किससे रिजेंबल कर रहा है, पेरेंटल स्टॉक से। नाउ इन सेकेंड केस आप क्या देख रहे हैं कि जो भी 2 डॉटर कॉपीज बनी है
one strand is older and another is newly synthesized. Again here one is older, another is newly synthesized, and that mode is said to be semi conservative. Semi means half, जो भी नई strand बनी half older and half is newly synthesized. And the third mode is dispersive. Why it is said to be dispersive? Before going over the mode, again here कि जो older strand है it is found in fragmented form. It is found in fragmented form and interspersed with newly synthesized. Newly synthesized, and that mode of DNA replication is dispersive. तो कितने मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन थ्योरेटिकली हम पढ़ते हैं? 3 मोड. कंजर्वेटिव, व्हेन द डॉटर स्ट्रैंड कंसिस्ट ऑफ 2 डॉटर, यहाँ पे आपके डुप्लेक्स बने बेटा, 1 आइडेंटिकल टू पेरेंट डीएनए डुप्लेक्स एंड अनदर इज कंप्लीटली न्यूली सिंथेसाइज्ड. इन सेमी कंजर्वेटिव, इन बोथ डीएनए डुप्लेक्स, 1 is older strand and another is newer strand. That mode is said to be semi conservative. In dispersive, it is somehow fragmented, older strand fragmented and further joined या interspersed with newly synthesized DNA, and that mode is said to be dispersive. ये तो था कॉन्सेप्ट डीएनए रेप्लिकेशन का. नाउ कम ओवर एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, कि किसने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया होगा कि किस तरह का डीएनए. अब तक हमें ये तीनों कॉन्सेप्ट होप्सो आपको क्लियर हो गए होंगे. ओल्डर, न्यूअर, डिस्पर्सिव मोड में है, यहाँ पे फ्रेगमेंटेड फॉर्म में है, पैचेस फॉर्म में डीएनए प्रेजेंट है. नाउ कम ओवर एक्सपेरिमेंटल प्रूफ. अगेन आई रिकैप हियर. Who proposed semi-conservative mode of DNA replication? Watson and Crick. So here again I write down proposing mechanism of DNA semi-conservative mode of DNA replication. Semi-conservative mode of DNA replication. Here I write down proposing mechanism proposed by Watson and Crick in 1953, whereas the experimental proof of semi-conservative mode of DNA replication proposed by या explained by Matthew Meselson and Franklin Stahl. Simply it is said to be Meselson and Stahl experiment in 1958. It is the most elegant experiment in our molecular genetics. What do you mean by elegant experiment here? जिन्होंने बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में एक्सप्लेन किया था कि डीएनए कैसा मोड ऑफ रेप्लिकेशन फॉलो करता है बेटा, सेमी कंजर्वेटिव. एंड अलोंग विथ प्रूफिंग सेमी कंजर्वेटिव मोड, इन्होंने डिस्प्रूव भी किया था कि डीएनए कभी भी कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन फॉलो नहीं करता, शो नहीं करता. तो दिस मेजरसन एंड स्टॉल विच इज़ द मोस्ट एलिगेंट साइंटिस्ट, जिन्होंने बहुत सिंप्लीफाइड वे में एक्सप्लेन किया था. नाउ बिफोर गोइंग ओवर द एक्सपेरिमेंटल ऑफ मेजरसन एंड स्टॉल, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ नेट. प्रोपोजिंग मैकेनिज्म गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक, वेयर एज द प्रूफ इज गिवन बाय मेजरसन एंड स्टॉल. अब ये जो क्वेश्चन है, आपके 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में. तो 5 मार्क का क्वेश्चन है आपका सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग. तो नाउ कम ओवर द मेजरसन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट. लेकिन इससे पहले थोड़ा सा बता दूं कि साइंटिफिक वर्ल्ड में जब भी कोई एक्सपेरिमेंट होते हैं, एंड द सक्सेस ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट टोटली डिपेंड ओवर द चोजन ऑफ मटेरियल, कि साइंटिफिक वर्ल्ड में उन्होंने किस डिवाइस को यूज़ किया, कौन सा मटेरियल, एक्सपेरिमेंटल माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ किया, या कौन सी टेक्निक और प्रिंसिपल उन्होंने यूज़ की. जैसे यदि हम मेंडल की डिस्कवरी देखें तो मेंडल ने पी प्लांट को लकीली यूज़ किया था, जिसके ऊपर उनको इतनी एमिनेंस नहीं मिल पाई, एनी हाउ बाद में मिली. तो सेम थिंग जो सक्सेस है मेजरसन एंड स्टॉल का, इट इज़ टोटली बेस्ड ओवर
सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट ट्यूब, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक, एंड इन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंटल माइक्रोऑर्गेनिज्म चूज किया था? ई कोलाई। तो नाउ कम ओवर सेमी कंजर्वेटिव मोड। Now come over experimental proof of semi-conservative mode. How can you define semi-conservative mode? Semi-conservative mode of DNA replication. Semi-conservative means daughter DNA duplex consists of one parental strand, or you can write here older strand, and another is newly synthesized. Here the newly synthesized DNA must be anti parallel to template. जिसके अकॉर्डिंग न्यू स्ट्रैंड बनेगी उस स्ट्रैंड को डीएनए को हम क्या बोलते हैं? टेम्पलेट। मतलब हेयर पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड बिहेव एज ए टेम्पलेट, और जो न्यूली सिंथेसाइज बन रही है वो किसके अकॉर्डिंग बन रही है बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर रूल के अकॉर्डिंग। तो नाउ बिफोर गोइंग ओवर द एक्सपेरिमेंट कि अगेन आई रिकैप हियर कि किसी भी साइंटिस्ट की जो सबसे क्रूशियल स्टेप होता है कोई भी एक्सपेरिमेंट करने से पहले, इट इज़ क्रूशियल स्टेप कि वो किसको ढूंढे। सबसे पहले वो चूज करे कि वो किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने वाला है। तो मेजर्सन एंड स्टॉल का एक्सपेरिमेंटल माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या था बेटा? नाउ द एक्सपेरिमेंटल माइक्रो ऑर्गेनिज्म chosen by Meselson and Stoll is E. coli, Escherichia coli, Escherichia coli. Again, क्यों इन्होंने चूज किया होगा एस्चेरिचिया कोलाई को? इसीलिए क्योंकि बैक्टीरिया का जनरेशन टाइम क्या होता है? शॉर्ट। नंबर ऑफ जनरेशन को स्टडी करना है तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा या वेट नहीं करना पड़ेगा। कॉन्टिन्यूसली वी कैन ऑब्टेन नंबर ऑफ जनरेशन विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो अगेन हेयर यू कैन राइट डाउन व्हाई मेजर्सन एंड स्टॉल सेलेक्ट ई कोलाई एज द एक्सपेरिमेंटल माइक्रोऑर्गेनिज्म due to its low generation time, which is approximate 20 minutes. 20 मिनट में 20 मिनट्स में एक बैक्टीरिया डिवाइड करके 2 डॉटर बैक्टीरिया बनाता है। अगेन 20 मिनट्स में नंबर ऑफ जनरेशंस आते जाते हैं, एंड दैट इज सेड टू बी जनरेशन टाइम। पेरेंट से डॉटर स्टैंड डॉटर इकोलाई बनने में कितना टाइम लगता है? 20 मिनट्स। अगेन नेक्स्ट इकोलाई बनने में कितना टाइम लगता है? 20 मिनट्स। मतलब वी कैन ऑप्टेन फर्स्ट जनरेशन विद इन अ 20 मिनट। आफ्टर 40 मिनट यू कैन ऑप्टेन सेकेंड जनरेशन। आफ्टर 60 मिनट यू कैन ऑप्टेन थर्ड जनरेशन। तो दिस इज द मेजर क्राइटेरिया जिसकी वजह से इन्होंने किसको चूज किया? इकोलाई को। नाउ कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है तो इट इज मस्ट बेस्ड ओवर सम टेक्निक्स और सम प्रिंसिपल। तो इट इज बेस्ड ओवर द टेक्निक और principle cesium chloride density gradient centrifugation. This is a very new term for all of you. तो थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस कीजिएगा क्योंकि जो उसकी ऑब्जर्वेशन थी मेजर्सन एंड स्टॉल की वो किसके ऊपर बेस्ड थी बेटा? डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन पे। नाउ वी स्टार्ट द प्रोसीजर कि कैसा मेजर्सन एंड स्टॉल ने प्रोसीजर फॉलो किया होगा ये प्रूव करने के लिए कि डीएनए कैसा मोड ऑफ रेप्लिकेशन फॉलो करता है? सेमी कंजर्वेटिव। और कौन से मोड को डिस्प्रूव किया इन्होंने? कंजर्वेटिव एंड डिस्पर्सिव। दोनों को डिस्प्रूव भी किया और सेमी कंजर्वेटिव को प्रूव किया। तो नाउ प्रूव करना है तो अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि डीएनए इज द मोनोमर यूनिट ऑफ डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। सिंपली वी कैन से न्यूक्लियोटाइड, एंड न्यूक्लियोटाइड इज कंपोज्ड ऑफ हियर 3 सब यूनिट, दैट इज डीऑक्सीराइबो शुगर, फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजनस बेस पेयर। Here nitrogenous base pair mainly consists of nitrogen, purine and pyrimidine। सभी के अंदर नाइट्रोजन हिट्रो एटम होता है बेटा। तो पता लगाने के लिए कि ये ओल्डर स्ट्रैंड है ये न्यू स्ट्रैंड है, इसके लिए उन्होंने एक यूज किया था आइसोटोप। तो किसके आइसोटोप यूज किए थे? नाइट्रोजन। हेयर द नाइट्रोजन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ नाइट्रोजनस बेस पेयर। तो कौन से नाइट्रोजन यूज किए थे? दिस इज द क्रिटिकल स्टेप ऑफ मेजर्सन एंड स्टॉल। N15 here N15 and N14, these are the isotope of nitrogen। अब आइसोटोप सुनते ही आपके माइंड में आता है कि आइसोटोप शो रेडियो एक्टिविटी, बट हेयर N15
is heavy isotope of nitrogen. Heavy isotope of nitrogen. Whereas N14 is the normal isotope of nitrogen. यदि दोनों में डिफरेंस करें तो इन दोनों में मेजर क्या है बेटा, डेंसिटी. यदि हम इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं अंडर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वी कैन सेपरेट N15 N14 ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी ग्रेडियंट. इसकी डेंसिटी एज कम्पेयर टू N14 क्या होगी, ज़्यादा होगी. यू कैन मस्ट राइट डाउन हेयर. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है. बच्चे यहाँ पे फटाक से लिखते हैं कि N15 शो रेडियो एक्टिविटी. इट डजंट शो रेडियो एक्टिविटी. इट डजंट शो रेडियो एक्टिविटी. बहुत ही सिली मिस्टेक होती है आपकी नीट के क्वेश्चन में कि ये जो N15 है दिस इज द हेवियर आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, नॉट द रेडियो एक्टिव आइसोटोप. यहाँ पे जैसे आपने C12 C14 पढ़ा है, C14 इज द रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ C12. कार्बन का जो नॉर्मल यदि हम एटम की बात करें तो C14 कैसा आइसोटोप है बेटा, रेडियो एक्टिव आइसोटोप है. बट N15 हेयर इज द हेवियर आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन एंड वी कैन सेपरेट N15 and N14 on the basis of density gradient centrifugation. We can differentiate N15 and N14 on the basis of density, on the basis of density gradient centrifugation. डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन की N15 हैवियर होंगे, N14 लाइटर होंगे. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बोथ आर द constituent of nitrogenous base pair, that is purine and pyrimidine. Again I recap here, you must write down कि मेजल्सन एंड स्टॉल कोई भी साइंटिस्ट जब एक्सपेरिमेंट करते हैं बेटा तो द फर्स्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ एवरी एक्सपेरिमेंट इज in selection of experimental organism and the technique opting by them. तो इन्होंने किसको एक्सपेरिमेंटल माइक्रोऑर्गेनिज्म चूज किया, इकोलाई, ड्यू टू इट्स शॉर्ट जनरेशन टाइम. सेकेंड टेक्निक कौन सा यूज किया बेटा, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट टेक्निक. मैं आपको लेटर ऑन एक्सप्लेन करूंगी. कौन से आइसोटोप यूज किए नाइट्रोजन के, N15 N14. हेयर N15 इज हेवी आइसोटोप, नॉट अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप. यू मस्ट राइट डाउन द डिफरेंसेस. और हम दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक. Under the centrifugal force we can separate the N15 14 in the form of bands. जो heavier होंगे वो नीचे की तरफ lower band pattern में आएंगे, जो lighter होंगे upper band pattern में आएंगे. And this is the constituent of nitrogenous base pair. Now the come over the procedure followed by Meselson and Stoll. नाउ कि कौन सी प्रोसीजर फॉलो किए मेजल्सन एंड स्टॉल ने, तो सबसे पहले उन्होंने इकोलाई को ट्रांसफ़र किया बेटा ऐसे मीडियम में जहाँ पे नाइट्रोजन सोर्स कैसा दिया गया N15. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही ग्रू इकोलाई इन अ सॉल्यूशन मीडिया कंटेनिंग अमोनियम क्लोराइड एंड हेयर नाइट्रोजन इज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ N15. तो दिस इज द सिंपल कॉनिकल फ्लास्क टेकन बाय मेजल्सन एंड स्टॉल. और यहाँ पे उन्होंने कैसा सॉल्यूशन लिया बेटा, अमोनियम क्लोराइड, हेयर अमोनियम क्लोराइड, हेयर आई रिप्रेजेंट विथ रेड कलर अमोनियम क्लोराइड. और कैसा नाइट्रोजन है बेटा यहाँ पे, हेवी आइसोटोप. एंड ट्रांसफर सर्टेन इकोलाई इन दिस सॉल्यूशन. अब जो इकोलाई हैं, इकोलाई के अंदर जो DNA डुप्लेक्स है, सर्कुलर DNA है जो, ये रेप्लिकेट करेगा. तो हेयर द सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, जब वो अपने लिए न्यू न्यूक्लियोटाइड, जब भी यहाँ पे इकोलाई रेप्लिका बना रहे हैं, नंबर ऑफ कॉपीज, नंबर ऑफ जनरेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 मल्टीपल्स बनते जा रहे हैं वाया बाइनरी फ्यूजन. तो प्रायर टू बाइनरी फ्यूजन एवरी न्यूक्लिक एसिड अंडरगो रेप्लिकेशन एंड हेयर द रॉ मटेरियल फॉर DNA रेप्लिकेशन इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ऑब्वियसली. एंड द सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इज N15. कैसा है बेटा सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, N15. तो कुछ टाइम तक मेजल्सन एंड स्टॉल ने इकोलाई को कहाँ शिफ्ट कर दिया, उस सॉल्यूशन में इंक्यूबेट करा दिया जहाँ पे सोर्स ऑफ नाइट्रोजन कैसा था, N15.
कुछ टाइम के बाद उस इकोलाई से उन्होंने क्या एक्सट्रैक्ट किया, डीएनए, और डीएनए इज ट्रांसफर्ड इनटू अ टेस्ट ट्यूब एंड टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन। अब आप कहेंगे कि NaCl सॉल्यूशन क्यों नहीं लिया, पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन क्यों नहीं लिया, सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन ही क्यों लिया? द डेंसिटी ऑफ सीजियम क्लोराइड इज कॉम्पेरेटिवली इक्विवेलेंट टू डीएनए डेंसिटी। डीएनए की जितनी डेंसिटी होती है उतनी ही डेंसिटी किसकी होती है बेटा, सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन की। दैट्स व्हाई ही चोज और यूज सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन इंस्टेड ऑफ सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो राइट डाउन द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट ग्रू इकोलाई या फर्स्ट ग्रू इकोलाई in solution containing ammonium chloride as a source of nitrogen। नंबर ऑफ मीडिया लिया बेटा यहाँ पे। अभी यहाँ पे हालांकि ग्लूकोज भी दिया गया, अमीनो एसिड्स भी दिए गए, बायोटीन भी दिए गए। नंबर ऑफ सप्लीमेंट्स आर प्रोवाइडेड इन आर्टिफिशियल इन विट्रो कंडीशन, बट यहाँ पे सिर्फ मैं एक ही कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि हमें यहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं दिखानी, हमें कौन सा मोड उनको प्रूव करना था, सेमी कंजर्वेटिव। तो वो किसके ऊपर बेस्ड था ऑब्जर्वेशन, डेंसिटी डिफरेंस के, डेंसिटी ग्रेडियंट पे बेस्ड था। तो यहाँ पे कौन सा सोल्यूशन लिया, अमोनियम क्लोराइड containing heavy nitrogen as a source of nitrogenous base pair। जो भी न्यू नाइट्रोजनस बेस पेयर बन रहे थे, प्यूरिन्स बन रहे थे, pyrimidines जो बना रहे थे बैक्टीरिया, उसके लिए नाइट्रोजन किस फॉर्म में जा रहा था, N15। तो फर्स्ट ग्रू इकोलाई इन सोल्यूशन कंटेनिंग अमोनियम क्लोराइड एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस पेयर। आफ्टर सम time, clear, after some time from these ecoli DNA is collected or simply we can call here extracted। DNA is extracted and transferred to a test tube, transferred to or dissolved in to a test tube containing cesium chloride solution। डीएनए को निकाला गया और एक ऐसे टेस्ट ट्यूब में डाल दिया गया जिसमें कौन सा सॉल्यूशन लिया गया बेटा, सीजियम क्लोराइड। अगेन हेयर दिस क्वेश्चन फॉर योर निट कि क्यों सीजियम क्लोराइड ही लिया, बिकॉज यू कैन राइट डाउन हेयर द डेंसिटी ऑफ सीजियम क्लोराइड इज इक्विवेलेंट टू डेंसिटी ऑफ डीएनए। That's why Michelson and Stoll took cesium chloride solution instead of potassium chloride and sodium chloride। तो क्लियर हो गया आपको कि यहाँ से जो ये बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, यहाँ से डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया बेटा, डीएनए इज एक्सट्रैक्टेड, डीएनए एक्सट्रैक्शन, एंड देन दिस डीएनए इज पुट इनटू अ टेस्ट ट्यूब। दिस टेस्ट ट्यूब containing solution of cesium chloride। Here which type of solution is present, cesium chloride। और इसके अंदर इस डीएनए को क्या कर दिया गया, डाल दिया गया। दिस इज द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब, यू कैन राइट डाउन, दिस इज द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब। नाउ द सेकेंड स्टेप कि अब जो ये बैक्टीरिया यहाँ पे प्रेजेंट हैं बेटा, इनका नाइट्रोजन, यदि इनके डीएनए की बात करूँ तो यहाँ पे डीएनए कैसा हो गया, इनका डीएनए की स्ट्रैंड की बात करूँ तो दोनों स्ट्रैंड इनकी कैसी हो गई, जो ये यहाँ से डीएनए निकला होगा, यहाँ पे जो डीएनए निकला होगा, ओल्डर स्ट्रैंड आए, जो दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड लिए गए, N15, सिंपली I can write down 1515। This is the DNA which is obtained from E. coli। Clear? Because here the source of nitrogen is N15. That's why these nitrogen duplex must consist of nitrogenous base pair purine pyrimidine containing N15। तो यहाँ पे 1515 वाले आ गए। Now these bacteria having N15 heavy nitrogen transferred to a media containing normal ammonium chloride। Now write down the second step।
Now the E. coli with heavy DNA, which type of DNA is here? Here this red color represent older 15 heavy DNA. Now these E. coli with heavy DNA transferred to another media containing solution of ammonium chloride with normal isotope of nitrogen. Here the source of nitrogen is lighter as compared to N15. तो सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि सबसे पहले कहाँ ग्रो किया? N15 में. आफ्टर सम टाइम बैक्टीरिया कंटेनिंग डीएनए जिसकी दोनों कॉपी कैसी आ चुकी है? हैवी. इन सेकेंड स्टेप दिस ऑल इकोलाइज विथ N15 डीएनए स्ट्रैंड ट्रांसफर टू अनदर मीडिया कंटेनिंग नॉर्मल सॉल्यूशन. तो अगेन I recap here. This is the another conical flask. Which type of solution is present here? Again, this consists of ammonium chloride normal and 14 isotope of nitrogen. यहाँ पे इन्होंने क्या ट्रांसफर कर दिया? उन बैक्टीरियाज को ट्रांसफर कर दिया जिनके अंदर कैसे डीएनए प्रेजेंट थे बेटा? डीएनए विथ हैवियर नाइट्रोजन. डीएनए विथ हैवियर नाइट्रोजन. कुछ भी ऑब्जर्व नहीं हो रहा क्योंकि बहुत ही माइक्रोस्कोपिक चीजें हैं. बस आप ध्यान रखें कि जो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि हैवी अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन लिया, उसमें से बैक्टीरिया में से डीएनए को निकाला एंड दिस डीएनए इज डिसॉल्व्ड इन सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन. और इस टेस्ट ट्यूब पे क्या मार्क कर दिया इन्होंने? फर्स्ट टेस्ट ट्यूब. नाउ दिस बैक्टीरिया विथ हैवी नाइट्रोजन इज ट्रांसफर्ड टू नॉर्मल सॉल्यूशन. दिस इज द सेकेंड कॉनिकल फ्लास्क. फर्दर वो कैसा ना अमोनियम क्लोराइड ही प्रोवाइड करते गए? नॉर्मल अमोनियम क्लोराइड. After culturing E. coli into heavy ammonium chloride solution, it is shifted to normal solution. This is the N14 ammonium chloride solution. Here the source of nitrogen is N14 instead of N15. अभी मैंने आपको क्लियर कराया कि E. coli का जनरेशन टाइम कितना होता है बेटा? 20 मिनट्स. मतलब आफ्टर एवरी 20 मिनट्स न्यू जनरेशन आर प्रोड्यूस्ड. तो सिंपली यदि मैं कहूँ कि यहाँ पे एक E. coli आपने ट्रांसफर किया जिसका नाइट्रोजन, जिसका डीएनए कैसा था? हैवी. बट हेयर द सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इज N14 नॉर्मल नाइट्रोजन. तो अब 20 मिनट्स के बाद न्यू जनरेशन आई, फिर आप 40 मिनट्स के बाद न्यू जनरेशन आई. तो इस तरह का यदि हम स्टेबल विट्रो कल्चर की बात करें तो इसी में से ये सिंपली अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन है बेटा. 20 मिनट्स के बाद, दिस इज अ क्लॉक सिस्टम. 20 मिनट्स के बाद यदि हम देखें तो 20 मिनट्स के बाद इसमें से E. coli निकाले गए, उनके डीएनए को निकाला गया एंड इट मस्ट बी डिसॉल्व्ड इन सीजियम क्लोराइड. तो अब जो यहाँ पे टेस्ट ट्यूब आया बेटा, सेकेंड टेस्ट ट्यूब, कितने मिनट के बाद? 20 मिनट्स के बाद. 20 मिनट्स के बाद फर्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस्ड, दैट इज फर्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस कंटेनिंग सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन. सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन क्लियर. 20 मिनट्स के बाद क्या आ गया बेटा? सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन के कौन सी जनरेशन आई? फर्स्ट जनरेशन. कौन सी जनरेशन आई? फर्स्ट जनरेशन. उन बैक्टीरिया के डीएनए को कहाँ डिसॉल्व कर दिया गया? हियर द डीएनए इज एक्सट्रैक्टेड. डीएनए एक्सट्रैक्टेड या एक्सट्रैक्टेड डीएनए डिसॉल्व्ड इन cesium chloride solution because the density of cesium chloride is almost similar to DNA duplex or DNA simple DNA. क्लियर. अब हमने 20 मिनट्स के बाद इसी कॉनिकल फ्लास्क से E. coli को निकाला, उसके डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया और कहाँ डिसॉल्व कर दिया? सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन में. नाउ आफ्टर 40 मिनट्स आप क्या देख रहे हैं? 40 मिनट्स. यहाँ पे दिस इज 40 मिनट्स. सिंपली यदि मैं कहूँ यहाँ से यहाँ तक, दिस इज 40 मिनट्स.
40 मिनट्स में फिर से इनमें से इकोलाई को निकाला और दिस इज सेकेंड टेस्ट ट्यूब। सेकेंड टेस्ट ट्यूब कितने मिनट के बाद सॉल्यूशन निकाला गया था बेटा? 20 मिनट्स इन नॉर्मल अमोनियम क्लोराइड। दिस इज द फर्स्ट जनरेशन। नाउ आफ्टर 40 मिनट्स नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब आर प्रिपेयर्ड कंटेनिंग सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन। 40 मिनट्स के बाद कुछ बैक्टीरिया को निकाला गया। 40 मिनट्स के बाद जो बैक्टीरिया आए होंगे उनका जनरेशन टाइम क्या रहा होगा? कौन सा जनरेशन रहा होगा बेटा? सेकेंड जनरेशन। दिस ट्यूब कंटेनिंग सीजियम क्लोराइड, हेयर एक्सट्रैक्टेड DNA dissolved in cesium chloride solution. दिस इज द थर्ड ट्यूब। नंबरिंग करते गए टेस्ट ट्यूब की क्योंकि कुछ भी विजिबल नहीं है। आफ्टर 40 मिनट्स विच जनरेशन इज प्रोड्यूस? डेफिनेटली सेकेंड जनरेशन। अगेन आप देखें कि 60 मिनट्स, यहाँ पे कितने मिनट आ गए? 60 मिनट। कौन सी जनरेशन आ जाएगी? थर्ड जनरेशन। 80 मिनट फोर्थ जनरेशन, 100 मिनट फिफ्थ जनरेशन। तो आपने देखा 20 मिनट्स के बाद कुछ इकोलाई को निकाला गया, उनके DNA को डिसॉल्व कर दिया सीजियम क्लोराइड में। 40 मिनट्स के बाद कुछ इकोलाई को निकाला गया, उसको डिसॉल्व कर दिया गया। अगेन 60 मिनट्स में कुछ इकोलाई को निकाला गया, उसके DNA को भी डिसॉल्व कर दिया गया। किसके अंदर बेटा? cesium chloride solution में। here I represent cesium chloride solution with blue color. This is extracted DNA dissolved in cesium chloride solution. This is the fourth test tube. Fourth test tube containing DNA obtained from bacteria after 60 minutes, that is in stable cultured media. There is no minimal condition. What do you mean by? This is third generation. थर्ड जनरेशन। क्लियर? ऐसा एक्सपेरिमेंट किसने परफॉर्म किया था? मेजर्स स्टॉल ने। अगेन आई रिकैप हियर। सबसे पहला हैवी अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन में इकोलाई को ग्रो किया, उसमें प्रोबेबली कैसे DNA आए होंगे? N15 N15। नाउ दिस इकोलाई शिफ्टेड टू नॉर्मल अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन। 20 मिनट्स के बाद कुछ बैक्टीरिया को निकाला गया, उसके DNA को एक्सट्रैक्ट किया गया। कहाँ डिसॉल्व कर दिया बेटा? सीजियम क्लोराइड में। अगेन 40 मिनट्स के बाद कुछ बैक्टीरिया को निकाला गया, उसके DNA को भी डिसॉल्व कर दिया सीजियम क्लोराइड में। और फिर 60 मिनट के बाद कुछ को निकाला और किस में डिसॉल्व कर दिया गया? सीजियम क्लोराइड में। Now obtaining these test tube containing dissolved DNA in cesium chloride solution, density gradient centrifugation is obtained. Centrifugal यदि मैं कहूँ कि सेंट्रीफ्यूज एक मशीन होती है बेटा जिसमें टेस्ट ट्यूब को रख दिया जाता है और बहुत ही हाई स्पीड पे उसको घुमाया जाता है। अंडर द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी सब्सटेंस गेट सेपरेटेड आउट एंड अपीयर इन द फॉर्म ऑफ बैंड पैटर्न। जो हैवी होंगे वो लोअर बैंड पैटर्न में आ जाएंगे, जो लाइटर होंगे वो ऊपर बैंड पैटर्न में आ जाएंगे। तो दिस इज डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। हाउ कैन इट इज कैरी आउट? तो यहाँ पे ध्यान से यदि मैं आपको समझाऊं, दिस इज सेंट्रीफ्यूगल मशीन टू कैरी आउट सेंट्रीफ्यूगेशन। सिंपली मैं समझा रही हूँ, हालांकि 2D में इसको समझाना थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा। हेयर द टेस्ट ट्यूब को पुट कर दिया उसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल मशीन में और बहुत ही हाई स्पीड पे स्पिन कराया जाता है इनको। दिस टेस्ट ट्यूब फर्स्ट टेस्ट ट्यूब, सेकेंड टेस्ट ट्यूब, थर्ड टेस्ट ट्यूब एंड फोर्थ टेस्ट ट्यूब। ये टेस्ट ट्यूब ले लिए बेटा। चारों के अंदर सीजियम क्लोराइड विद डिसॉल्व्ड DNA डुप्लेक्स प्रेजेंट है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम एट डिफरेंट टाइम इंटरवल 20 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट। क्लियर? तो इसको जब उन्होंने रोटेट किया तो जब बहुत स्पीड से कोई घूम रहे हैं टेस्ट ट्यूब, तो ये जैसे सपोज टेस्ट ट्यूब है बेटा, तो अंडर द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिस बिकम इन लीनियर पोजीशन, इस तरह से घूम रहे हैं। कवर कर दिया है टेस्ट ट्यूब को कि सब्सटेंस बाहर ना निकले, तो बहुत हाई स्पीड पे ये स्पिन कर रहे हैं। तो DNA इवन स्पन अलोंग विथ सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड इट इज सेपरेटेड। तो इट सपोज दैट द हेवियर DNA सेटल डाउन और अपीयर इन द लोअर बैंड। कहाँ पे आ जाएंगे? लोअर पोजिशन पे।
तो सीजियम क्लोराइड सॉल्ट भी सेपरेट जो सॉल्यूशन बना है, सीजियम क्लोराइड सॉल्ट जो हैवी हैं वो कहाँ सेटल हो जाएंगे, नीचे की तरफ। तो जो डीएनए विथ हैवी डीएनए स्ट्रैंड tend to lie in lower position as compared to DNA with lighter DNA strand appear to in upper position। तो कुछ इस तरह का, तो किस तरह के बैंड पैटर्न आते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। नाउ आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन कि क्या लॉजिकल कंक्लूजन निकाला होगा मिचेल्सन एंड स्टॉल ने, उस पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। टेस्ट ट्यूब, चारों के चारों टेस्ट ट्यूब को उन्होंने सेंट्रीफ्यूज मशीन में रखा बेटा। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सब्सटेंस गेट सेपरेटेड आउट ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। डीएनए किसके अंदर डिजोल्व है, सीजियम क्लोराइड में डिजोल्व है। तो जब बहुत सीजियम क्लोराइड रोटेट कर रहा है तो अलॉन्ग विथ सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन डीएनए इज ऑल्सो रोटेट, डीएनए रोटेट कर रहे हैं। तो क्या प्रोबेबली उन्होंने सोचा होगा हेवियर लेवल डीएनए मॉलिक्यूल एक्सपेक्टेड टू बी प्रेजेंट लोअर डाउन, लोअर पोजीशन पे आने चाहिए आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन, एंड लाइटर लेवल डीएनए मॉलिक्यूल एक्सपेक्टेड टू बी प्रेजेंट इन अपर लेयर। दिस इज द लॉजिकल थिंकिंग रही होगी मिचेल्सन एंड स्टॉल की। नाउ कैसे प्रूव किया उन्होंने, क्या ऑब्जर्वेशन रही, तो उसके ऊपर आ जाते हैं। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब जो उन्होंने किसके बाद ऑब्टेन किया था डीएनए को, फ्रॉम हैवी अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो दिस इज द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब। यहाँ पे 3 बैंड पैटर्न बने बेटा। यदि मैं सिंपली बताऊँ आपको, इसमें जो बैंड आएंगे वो हैवी डेंसिटी जोन में लाई करेगा। दिस इज द इंटरमीडिएट डेंसिटी जोन एंड दिस इज द लाइट जोन। दिस इज द सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट ट्यूब, ग्रेडियंट ट्यूब। अब ध्यान से देखें, अलोंग विथ सीजियम क्लोराइड डीएनए भी स्पन कर रहा था। तो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब की यदि आप ऑब्जर्वेशन देखें, दिस इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ फर्स्ट टेस्ट ट्यूब। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब इज ऑब्टेन आफ्टर द कल्चरिंग ऑफ इकोलाई। डीएनए इज ऑब्टेन फ्रॉम आफ्टर कल्चरिंग द इकोलाई फ्रॉम हेवी सोर्स। तो इसका जो डीएनए बैंड पैटर्न है वो कहाँ आया था बेटा, इस जोन में। बैंड कहाँ आया था, इस जोन में, हैवी। This is the heavy density zone. I recall you can write down here. This is the heavy zone, this is the intermediate, and this is the light zone. Here S stand for heavy zone, heavy density zone, intermediate density zone, and this is the light density zone. Density zone. क्लियर? तो टेस्ट ट्यूब सीजियम क्लोराइड फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में उन्होंने क्या देखा कि जो बैंड आ रहे थे, जो सेटल डाउन हो गए थे, वो किस जोन में लाई कर रहे थे, हैवी जोन में। एंड दिस इज कंसिस्टिंग ऑफ डीएनए विद बोथ हैवी स्ट्रैंड N15 and N15. Now in the second test tube which is consist of DNA obtained from bacteria after 20 minutes, that is after second generation। उस टेस्ट ट्यूब में उन्होंने क्या देखा बेटा, सेकेंड टेस्ट ट्यूब में ध्यान से देखें, दिस इज द सेकेंड टेस्ट ट्यूब। आई इरेज हियर ताकि आपकी कंपैरिजन हो जाए, लाइट, इंटरमीडिएट एंड हैवी। दिस इज द सेकेंड टेस्ट ट्यूब। अगेन इसके अंदर भी 3 जोन है बेटा, डेंसिटी के बेस पे आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन 3 जोन है। दिस इज द हैवियर जोन, इंटरमीडिएट जोन एंड लाइट जोन। 20 मिनट्स दैट इज सीजियम क्लोराइड इन सेकेंड टेस्ट ट्यूब। सेकेंड टेस्ट ट्यूब क्या ऑब्जर्व किया मिचेल्सन स्टॉल ने कि जो डीएनए है इट लाई इन दिस जोन। डीएनए किस जोन में लाई कर रहा था, डीएनए डुप्लेक्स इस जोन में लाई कर रहा था। मतलब डीएनए की डेंसिटी ना तो लाइट थी ना हैवी थी। इसका मतलब दिस सेकेंड ऑब्जर्वेशन ऑफ सेकेंड टेस्ट ट्यूब डिसप्रूव विच मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, कंजर्वेटिव। क्योंकि यदि कंजर्वेटिव होता तो या तो डीएनए हैवियर होते, ओल्डर स्ट्रैंड, या लाइटर होते। अब जो डेंसिटी आई है डीएनए की दैट लाई इन इंटरमीडिएट जोन, दिस प्रूव सेमी कंजर्वेटिव, मतलब half is newly synthesized and half is older strand. So here the DNA duplex consists of N15 and another newly synthesized N14. That's why density lie in intermediate zone. So this disprove
this disprove conservative mode but prove conservative mode of DNA replication. Clear? Now आफ्टर 40 मिनट थर्ड टेस्ट ट्यूब को जब उन्होंने ऑब्जर्व किया, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद सब्सटेंस बैंड डेंसिटी के बेस पे अलग अलग जोन में लाई कर रहे थे। जो हैवियर थे वो कहाँ आ गए थे, नीचे वाले जोन में। जो इंटरमीडिएट डेंसिटी थे वो कहाँ आ गए थे, मिडल जोन में। और जिनकी डेंसिटी लाइटर थी वो कहाँ आ गए थे, अपर जोन में। आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन, दैट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट इज इन थर्ड टेस्ट ट्यूब। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखें, यदि कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होता तो डीएनए किस जोन में लाई करती बेटा, या तो हैवियर जोन में लाई करती या लाइटर जोन में। क्योंकि डीएनए लाई कर रही थी इंटरमीडिएट जोन में, दैट मीन्स जो न्यू डीएनए बना था 20 मिनट के बाद, दैट इज आफ्टर 20 मिनट, व्हेन Meserson and Stoll obtained first generation of E. coli, that DNA consists of intermediate density, means one strand is older and another is newly synthesized. But in third test tube, अब इसने ये तो प्रूफ कर दिया कि डीएनए कभी भी कंजर्वेटिव मोड को फॉलो नहीं करता, डिसप्रूव कर दिया। दिस डिसप्रूव कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अब यहाँ कंट्रोवर्सी आ गई, या तो ये डिस्पर्सिव को फॉलो कर रहा है या सेमी कंजर्वेटिव, क्योंकि सेमी कंजर्वेटिव में भी एक स्ट्रैंड ओल्डर है, एक न्यूली, उसकी भी डेंसिटी कैसी होगी बेटा, इंटरमीडिएट। डिस्पर्सिव में भी आपने देखा फ्रेगमेंटेड है, उसकी डेंसिटी भी कैसी होगी, इंटरमीडिएट। तो अब यहाँ पे आके फिर से बात आ जाती है कि शायद डीएनए ने कैसा मोड फॉलो किया होगा, सेमी कंजर्वेटिव या डिस्पर्सिव। लेकिन टेस्ट ट्यूब से क्या कंक्लूजन निकाला, अगेन यहाँ आप देखें कि डेंसिटी 3 जोन है, हैवी जोन, लाइट जोन एंड इंटरमीडिएट जोन। दिस इज द लाइटर जोन, this is the intermediate zone and this is the heavier zone. So after 40 minutes, this is the observation after 20 minutes, this is the observation after 40 minutes when we obtained second generation. This is the second generation. This is the first generation of E. coli of DNA obtained after first generation. अब इस टेस्ट ट्यूब में उन्होंने क्या देखा कि कुछ बैंड तो यहाँ आ रहे थे बेटा इंटरमीडिएट में, और कुछ कहाँ आ रहे थे, लाइटर में। 2 बैंड आए, क्योंकि यदि आपको मैं रिकॉल कराऊं तो एक डीएनए था 15-15, 20 मिनट्स के बाद एक से कितने डीएनए बनेंगे बेटा, 2 बनेंगे। डीएनए टेम्पलेट की तरह बिहेव कर रहा है, वन इज ओल्डर, अनदर इज न्यूली सिंथेसाइज्ड। दिस इज N15 and this is the 14 lighter strand. Clear? Again after 40 minutes जब उन्होंने कौन सी जनरेशन ऑब्टेन की, सेकेंड जनरेशन। दिस इज द फर्स्ट जनरेशन, दिस इज द सेकेंड जनरेशन। आफ्टर 40 मिनट्स अगेन डीएनए क्या हो रहे हैं, यहाँ पे सेपरेट आउट हो रहे हैं। तो आप देखें डीएनए क्या हो गए, सेपरेट आउट हो गए। हियर आई ड्रॉ डीएनए गेट सेपरेट आउट, दिस इज डीएनए गेट सेपरेट आउट। अगेन दिस गेट सेपरेट आउट विच बिहेव एज टेम्पलेट। आप क्या देख रहे हैं कि ये 2 डॉटर स्ट्रैंड थे, सेकेंड जनरेशन के बाद ये दोनों डुप्लेक्स क्या हो गए, सेपरेट हो गए। और न्यूली सिंथेसाइज जो डीएनए आएगा, हियर द सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इज N14। फिफ्टीन 15 14 14 14 14. So out of 4 DNA duplex, you notice that 2 are in pure state and these 2 are in hybrid state with intermediate density. So third test tube, this is the first test tube observation, this is the second tube observation, hybrid DNA with intermediate density, and this is the third tube observation.
कुछ डीएनए किस जोन में लाई कर रहे थे, इंटरमीडिएट डेंसिटी जोन में, और कुछ डीएनए किस जोन में लाई कर रहे थे, लाइट डेंसिटी जोन में। तो ये किस चीज को प्रूव करता है बेटा, सेमी कंजर्वेटिव। क्योंकि यदि ये डिस्पर्सिव होता तो सभी डीएनए किस जोन में लाई करते, इंटरमीडिएट। दे डजंट लाई इन लाइट जोन, दैट मीन्स डीएनए ऑलवेज फॉलो सेमी कंजर्वेटिव मोड, एंड द ऑल टू मोड्स दैट इज कंजर्वेटिव एंड डिस्पर्सिव आर जस्ट theoretical idea. DNA never follow conservative and dispersive mode. The third test tube disprove dispersive mode of DNA replication, and the both test tube prove both test tube prove here semi conservative. So this is the most frequent asking question in your board as well as in NET कि सिर्फ मेजल्सन एंड स्टॉल ने सेमी कंजर्वेटिव मोड को ही प्रूव नहीं किया, उन्होंने दोनों अदर मोड को दैट इज डिस्पर्सिव एंड कंजर्वेटिव दोनों को डिस्प्रूव भी किया था। तो हेयर द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब अगेन रिकॉल हेयर आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट इज आफ्टर कैरिंग आउट सेंट्रीफ्यूगेशन what was the observation of Michelson and Stall? This is the observation. This is the observation of Michelson and Stall. तो आप ध्यान से देखें, दिस इज द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब विच इज कंटेनिंग डीएनए एंड डीएनए लाई इन हेवियर जोन बिकॉज दिस डीएनए कंसिस्ट ऑफ N15. आफ्टर 20 minutes we obtain first generation DNA lie in intermediate zone, means one DNA is lighter and another is heavier older strand, and this is newly synthesized N14. After second generation, that is after 40 minutes, some DNA lie in intermediate zone and some in lighter zone. This disprove dispersive mode of replication. So both test tube here represent which mode of DNA replication is followed by DNA according to Michelson and Stall is semi conservative. They doesn't follow conservative. तो कौन से टेस्ट ट्यूब ने कंजर्वेटिव मोड को डिस्प्रूव किया बेटा, सेकेंड टेस्ट ट्यूब ने। कौन से टेस्ट ट्यूब ने डिस्प्रूव किया डिस्पर्सिव को, थर्ड टेस्ट ट्यूब में, क्योंकि सेकेंड ट्यूब तक भी कंट्रोवर्सी थी कि इंटरमीडिएट टू रीजन से आ सकते हैं, या तो सेमी कंजर्वेटिव या डिस्पर्सिव, बिकॉज इन बोथ डीएनए आर कंटेनिंग ओल्डर एंड न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए। तो थर्ड टेस्ट ट्यूब फाइनली कंक्लूड दैट कि डीएनए मस्ट बी semi conservative, follow semi conservative mode of DNA replication. So this is the complete explanation of Michelson and Stall experiment. Again I come over one NET question कि इस तरह का क्वेश्चन आ जाए बेटा आपके NET में कि आफ्टर 80 मिनट्स किस तरह का डीएनए, हमने 60 मिनट्स तक तो बना लिया, तो आप देखें कि फर्स्ट जो डीएनए लिया था वो कैसा था बेटा, N15 20 मिनट्स के बाद कौन सी जनरेशन आई, फर्स्ट, फिर 20 मिनट्स, फिर सेकेंड जनरेशन कितने मिनट के बाद आई बेटा, 40 मिनट्स, फिर आप देखें 60 मिनट के बाद कितनी जनरेशन आई बेटा, कौन सी, थर्ड, फिर आप देखें कि 80 मिनट्स के बाद कौन सी जनरेशन आई, फोर्थ। क्लियर। तो इस तरह से यदि आपके क्वेश्चन आते हैं नेट में तो आप देखें कि फर्स्ट हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, N15। तो फर्स्ट जनरेशन में तो आपके पास क्या आते हैं बेटा, इंटरमीडिएट डेंसिटी आती है। कैसी डेंसिटी आती है, N15। दिस इज द इंटरमीडिएट डेंसिटी। हाइब्रिड डीएनए, वी कैन राइट हेयर हाइब्रिड डीएनए with intermediate density. Why it is said to be hybrid? One is older, another is newly synthesized. Second generation में चार में से आपके पास दो क्या आ रहे हैं बेटा, हाइब्रिड, और दो क्या आ रहे हैं, प्योर। 2 प्योर 2 हाइब्रिड। क्लियर। कितने डीएनए आ गए थे आपके पास इन सेकेंड जनरेशन, आउट ऑफ 4 2 इज प्योर एंड 2 इज हाइब्रिड। 4 से कितने बने, 8 में से 2 तो ऑलवेज हाइब्रिड रहेंगे, 6 क्या रहेंगे बेटा, प्योर। फिर 8 से कितने बने, 16 डीएनए, आउट ऑफ 16 2 इज हाइब्रिड एंड 14 इज प्योर। तो आपसे कितनी भी जनरेशन पूछ लिया जाए,
the hybrid, the amount of hybrid DNA remain constant but the amount of pure DNA increases manyfold. तो 20 मिनट्स के बाद आपके पास कैसे DNA थे बेटा हाइब्रिड, 40 मिनट that is in second generation we obtain 2 pure and 2 hybrid DNA. After 60 minutes we obtain third generation 2 hybrid 6 pure. After fourth generation we obtain 16 DNA, 2 is hybrid and 14 is in pure condition. Again आपसे 100 मिनट आ जाए तो 16 से कितने आ जाएंगे बेटा 32, 30 is pure and 2 is hybrid. तो इस तरह के क्वेश्चन आपके नेट में आते हैं, कोई भी जनरेशन टाइम दिया है तो यू कैन calculate the number of type of DNA, either the DNA is hybrid or pure. So this is the complete explanation of semi-conservative mode, which is the most elegant experiment in molecular genetics which prove semi-conservative mode along with disprove conservative and dispersive mode of DNA replication. और इसमें बेटा एक बार आपके NCERT में डायग्राम गिवन है तो प्लीज़ गो थ्रू द डायग्राम, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके CBSE एग्जाम में. मैं यहाँ पे आपको शो कर देती हूँ, आपको स्क्रीन पे बेटा ये डायग्राम शो कर रहा है तो यू मस्ट ड्रॉ इन योर फेयर नोटबुक. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन आती है कि एक्सप्लेन डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट मिचेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट जिन्होंने सेमी कंजर्वेटिव को प्रूव किया था. तो ये डायग्राम प्लीज यू मस्ट फोकस ओवर दिस डायग्राम एंड मस्ट ड्रॉ इन योर फेयर नोटबुक.